जैसे अभी एमपी हाई कोर्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया, छत्तीसगढ़ ने भी अपने सर्विस रूल्स के अंदर चेंजेस किए। क्या बाकी स्टेट्स में भी ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में? In MP Judicial Services, I think for last 6 to 7 years हम continuously vacancies का announcement देख रहे हैं। अभी right now there are other states जहाँ पर ये eligibility criteria नहीं है, तो this is a golden opportunity for all those candidates। क्या 3 years of practice ये इंश्योर करती है कि आपका नॉलेज एनहांस होगा या यू विल बी अ बेटर जज इन फ्यूचर? Most of the top-notch law schools in India have become corporate machineries। बहुत हद तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, उन्हें कोई गाइडेंस नहीं है। हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर एमपी जुडिशियल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम सब ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस देखे। ये चेंजेस किस तरह से थे? यहाँ पर एमपी जुडिशियल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में अगर आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है देन यू मस्ट हैव एटलीस्ट 70% ऑफ योर मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन, और अगर 70% नहीं है आपके ग्रेजुएशन में तो आपके पास 3 साल की कंटिन्यूस प्रैक्टिस होना ज़रूरी है एज एन एडवोकेट। इसके रिस्पेक्ट पे हमने बहुत सारी लिटिगेशंस देखे। यहाँ पर ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हमने रिट पिटिशंस का पूरा एक चेन ऑफ इवेंट्स देखा, एंड फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलिंग के कुछ दिन पहले हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम रिलीफ भी मिला। बट आफ्टर द मेन एग्जामिनेशन यहाँ पे ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आता है जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपहोल्ड कर दिया गया, जिसके पश्चात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी बच्चे गए और वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी अभी रिसेंटली जजमेंट आया है जहाँ पर उन्होंने इस स्पेशल लीव पिटीशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया है। तो यह है ये माजरा, और इसके रिस्पेक्ट में हम एज अ कैंडिडेट क्या स्टेप्स ले सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आप सबके मन में। उन हर एक सवाल के जवाब को तो हम यहाँ पे आपके सामने नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एज अ कैंडिडेट आपके मन में हैं और उनको एड्रेस करना अति आवश्यक है आपके मेंटोर, आपके कोच होने के नाते। तो आज इस पॉडकास्ट में मैं और शिवानी मैम आप सबके साथ इन्हीं सारे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और एक प्रोबेबल कोर्स ऑफ एक्शन को भी डिस्कस करेंगे जो एक कैंडिडेट की नज़रिए से हम सब के लिए उचित होगा। चलिए शिवानी मैम। हाय एवरीवन। तो जैसे चिन्मय ने आपको बताया कि इस पॉडकास्ट को हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, आपके क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर सकें और जो कॉन्ट्राडिक्शंस अभी चल रहे हैं एग्जामिनेशन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया उसको लेकर, तो मेनली हम उसी के अराउंड डिस्कस करेंगे। तो चिन्मय, जैसे अभी एमपी हाई कोर्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया, छत्तीसगढ़ ने भी अपने सर्विस रूल्स के अंदर चेंजेस किए कि छत्तीसगढ़ में आप स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक जीके आएगा और वहाँ पर भी आपके पास एनरोलमेंट होना चाहिए, आपके पास एनरोलमेंट होना चाहिए। इसके अलावा क्या बाकी स्टेट्स में भी ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में? मैम जैसे छत्तीसगढ़ का आपने बताया, तो छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर उन्होंने कोई मिनिमम कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं डिमांड करी है। उन्होंने बोला है कि अ कैंडिडेट मस्ट बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। तो हाँ, अगर आप एमपी में इनएलिजिबल है किसी कारणवश, तो हम एज योर कोच आपको यही सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप एनरोल करवा लीजिए अपने आप को, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कहता है कि मिनिमम एनरोलमेंट होना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ मैम, अभी रिसेंटली केरला जुडिशियल सर्विसेज ने भी अपने सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट किया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे प्रैक्टिस का मैंडेट लेके आए हैं। लेकिन एक डिफरेंट चीज़ जो ये है कि जैसे एमपी ने हमें एक ऑप्शन दिया कि अगर आपके पास 3 साल की कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं है तो वहाँ पर कोई बात नहीं, आप अगर 70% भी अपने अंडर ग्रेजुएशन में लेके आए हैं एलएलबी की डिग्री में तो यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। लेकिन ऐसा कुछ रिक्वेस्ट आपको केरला जुडिशियल सर्विसेज के अमेंडमेंट में देखने नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैम, अगर अपन देखेंगे जो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो जजमेंट था जो जस्टिस मलिमा साहब ने दिया था, वहाँ पे उनका ये कंटेंशन था कि हम आर्बिट्ररी एक्शन नहीं लेके आए हैं। अगर बच्चा
3 साल की प्रैक्टिस नहीं रखा है फॉर द सेक ऑफ द क्वालिटी ऑफ जजेस। हमने यहाँ पर इवन दो ही डज नॉट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ 3 years, हमने उसको ऑप्शन दिया कि आपके पास ग्रेजुएशन में अगर 70% है, आप एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हो, देन यू आर एलिजिबल, आप वी आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट पर्टिकुलर सिनारियो। बट ये केरला में हमें देखने नहीं मिला। साथ साथ हमने अभी यूपी जुडिशियल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भी मलिक मजहर का जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में रिव्यू पिटिशंस का जो लिटिगेशन प्रोसिक्यूशन चल रहा है इतने समय से, तो वहाँ पर आप वो लिटिगेशन के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं कि यूपी जुडिशियल सर्विसेज में भी 2 साल की प्रैक्टिस का वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस। तो अभी तो फिलहाल एट प्रेजेंट यही है। रही बात राजस्थान की, तो हम सब जानते हैं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में पहले हुआ करता था ऐसा रूल, लेकिन अब ये रूल नहीं बचा है। हाँ, बट बिकॉज ऑफ एमपी जुडिशियल सर्विसेज स्टेप हमें ये फ्यूचर में बाकी स्टेट में देखने मिल सकता है, एंड फॉर दिस आई थिंक वी ऑल शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। चिन्मय, इतने सारे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो चेंज किए जा रहे हैं, क्या कहीं एक स्टूडेंट का राइट टू अपीयर इन एग्जामिनेशन क्या इससे अफेक्ट नहीं होता? और जिस तरीके से मार्किंग स्कीम्स हैं इतने सारे कॉलेजेस में, क्योंकि हम भी जानते हैं, हम भी उस कॉलेज से ही निकले हैं, तो हमें पता है कि वहाँ पर मिनिमम मार्किंग क्राइटेरियाज होते हैं। आपको 65 अबव एग्रीगेट परसेंटेज लाना इज़ नॉट पॉसिबल, और कई बार किसी कारणवश आपके कई बार बैक लग जाते हैं एक ट्रिमेस्टर्स के अंदर। तो बच्चों का मेनली सबसे ज़्यादा जो टेंशन का कारण था वो यही था कि इस चीज़ को वो कैसे कोप अप करेंगे। मैम, आपके इस सवाल के जवाब मैं 3 फोल्ड में दूंगा। पहला फोल्ड ऑफ आंसर विथ रिस्पेक्ट टू अ क्वेश्चन कि जो बच्चे यहाँ पर 70% के रिस्पेक्ट में जूझ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर कॉलेजेस एवेल्युएशन, तो यहाँ पे बिल्कुल सही पॉइंट बोला है आपने कि अगर अपन देखेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे हमें जो इवैल्यूएशन का पैटर्न देखने मिलता है वो हम हर जगह वेरी करता है। इन अ फ्यू नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हमें लीनियंट मार्किंग्स देखने मिलती हैं, एंड लाइक इन नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल हो गया, NLS बेंगलोर हो गया, आपके जो Tier 1 NLUs हैं, Tier 2 NLUs हैं, वहाँ पे हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पैटर्न ऑफ एवेल्यूएशन देखने मिलता है। तो हमें NLUs में ही ये आपको ये डिफरेंस देखने मिल सकता है। फिर जब हम NLUs को आपके स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से कंपेयर करते हैं, आई मेट अ फ्यू ऑफ आवर स्टूडेंट्स जो अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, एंड बट अनफॉर्चुनेटली वो 70% भी स्कोर नहीं कर पाए, लाइक 68-69% पे दे आर सिक्योरिंग अ गोल्ड मेडल इन देयर अंडर ग्रेजुएशन, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर इनएलिजिबल फॉर एमपी जुडिशियल सर्विसेज। तो ये ज़रूर है कि उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हुई, क्योंकि एमपी जुडिशियल सर्विसेज हमेशा, हम सबको पता है कि कैंडिडेट्स के बीच में एक वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड स्टेट होती है। एंड द बेस्ट फैक्टर अबाउट एमपी जुडिशियल सर्विसेज इज कि जिस रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज अनाउंस होती है, वहाँ पे अपने फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स का साल बर्बाद होने से बच जाता है। जैसे यूपी जुडिशियल सर्विसेज 2 साल 3 साल में एक बार वैकेंसी देखने मिलती है, बट इन एमपी जुडिशियल सर्विसेज आई थिंक फॉर लास्ट 6 to 7 years हम कंटिन्यूसली वैकेंसीज का अनाउंसमेंट देख रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी, वो ज़रूर ख़त्म हुई है। रही बात जो दूसरा आपका पॉइंट था कि रिपीट AT-KT के रिस्पेक्ट में, तो हाँ, एक ज़रूर बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सर हम लोग के 70% एंड अबव तो हैं इफ़ दे बिलोंग टू जनरल कैटेगरी और ओबीसी, एंड इनफैक्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में भी बच्चों का जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है वो रिक्वेस्ट से ज़्यादा है। बट बच्चे ये कन्फ्यूजन में कि सर हमारी मार्कशीट पे AT-KT लिखा हुआ है, बट द रियलिटी इज़ दैट हम उस एग्जामिनेशन में अपीयर ही नहीं हो पाए थे अपने कॉलेज के, क्योंकि हमारा हेल्थ इश्यूज़ था, या फिर हम किसी अपने NCC के कैंप में गए हुए थे, या फिर कहा जाए हम कोई भी ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे जिसके कारण वी कुड नॉट अपीयर इन आर मेन एग्जामिनेशन ऑफ द कॉलेज, एंड इवेंचुअली हम रिपीट या फिर बैक के पेपर्स में अपीयर किए।
तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा रिलीफ हमें ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से मिला, जो ये था कि ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजमेंट में अगर अपन देखेंगे पेज नंबर 85 पे कि आपका रिपीट ATKT कब काउंट किया जाएगा अगर आप कॉलेज के उस पेपर में पहली बार अपीयर हुए और फेल हो गए। तो ये एक बहुत अच्छा रिलीफ है उन कैंडिडेट्स के लिए जो हेल्थ इश्यूज़ के कारण पहली बार अपीयर नहीं हो पाए थे रिपीट में। ऑल्दो मार्कशीट पे रिपीट ATKT लिखा है, बट दे आर सो कंसिडरेट विथ रिस्पेक्ट टू दिस फैक्ट एट लीस्ट। इसके सिमिलर एक रूल महाराष्ट्र में भी हमें देखने मिलता है। महाराष्ट्र में भी अगर आपका रिपीट ATKT है तो आप अपीयर नहीं हो सकते। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बैचमेट ऑफ माइन, ही इज़ राइट नाउ पोस्टेड एज अ जज इन ओडिशा जुडिशियल सर्विसेज। तो वो आया और उसने बोला कि चिन्मय यार, महाराष्ट्र में ना एक रूल है कि अगर आपकी रिपीट और ATKT है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। क्या यार बाकी स्टेट्स में भी ये रूल है? एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दिस इज़ नॉट गोइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड इन एनी ऑफ द स्टेट्स, बिकॉज आई एम फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ओडिशा और वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% लोगों की रिपीट लीगल हिस्ट्री के पेपर में लग जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, एक फोबिया था बच्चों के बीच में, लीगल हिस्ट्री में रिपीट बैक लग गई तो यार जज बनने में तो दिक्कत नहीं है कहीं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड डिस्कशन एंड वी हैड नो सच थिंग्स। तो हाँ, ये ज़रूर है महाराष्ट्र में अगर आप पेपर किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के कारण भी नहीं दे पाए, बिकॉज वो जो हम जजमेंट डिस्कस करें तो उसमें एक NCC की कैडेट थी और वो NCC के कैंप को अटेंड करने गई थी और बिकॉज ऑफ विच शी कुड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड सेमेस्टर and for which she was marked ATKT and she became ineligible for Maharashtra Judicial Services. तो comparatively देखा जाए मध्य प्रदेश का ये रूल थोड़ा lenient है, बट हाँ अगेन यहाँ पे कंपटीशन टफ हुआ किन लोगों के लिए, जो लोग 70% लेके आ पाए लेकिन किसी कारणवश रिपीट ATKT रही, नहीं परफॉर्म कर पाए पहले पेपर में। एंड विथ रिस्पेक्ट टू योर थर्ड क्वेश्चन कि जो हम लोगों की अपॉर्चुनिटी गई है, तो एज सच मैम हम एक लाइन सुनते हैं कि तू नहीं तो कोई और सही, ये हमने पढ़ा होगा। तो मैंने कई बार स्टूडेंट्स को बोला भी है कि यार मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज नहीं, छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज नहीं तो कोई और सही। अभी राइट नाउ देयर आर अदर स्टेट्स जहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स टू टारगेट दोज स्टेट ऑन प्रियोरिटी बेसिस, प्रियोरिटाइज की जाए अपने टारगेट स्टेट्स को एंड देन अपीयर इन दैट एग्जामिनेशन। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप MP के लिए नहीं जा सकते, आप छत्तीसगढ़ के लिए भी आगे अगर नहीं जा सकते, तो उस केस में यू हैव मल्टीपल स्टेट्स जिसके लिए आप अपीयर हो सकते हो। एंड हमारी जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हम JG में जिस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वहाँ पर भी हम इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो, आप हर जगह का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब आप कंसेप्चुअली इतने साउंड हो कि कल को अगर दिल्ली का भी वैकेंसी आ जाता है और आप MP के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सफिशिएंट नॉलेज है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हो। बट इसमें एक और क्वेश्चन है मेरा चिन्मय, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपने से पूछा भी था, वो ये कि क्या 3 years ऑफ प्रैक्टिस ये इंश्योर करती है कि आपका नॉलेज इन्हेंस होगा या यू विल बी अ बेटर जज इन फ्यूचर? क्या वो गारंटी है कि कोई बच्चा जो डायरेक्टली कॉलेज से निकल के आ रहा है विल बी बेटर देन अ पर्सन हु हैज़ डन अ 3 years ऑफ प्रैक्टिस? मैम आपने बहुत सही पॉइंट रेस किया है। इसके रिस्पेक्ट में मेरे को एक बहुत फेमस इंसिडेंट याद आ रहा है, जुडिशियल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में ही है। वी ऑल नो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सेक्शन 362 रहता था और जहाँ पे ये बोला गया था कि देयर कैन बी नो रिव्यू ऑफ अ क्रिमिनल जजमेंट। आई वॉज शॉक्ड टू नो देयर वॉज एन एडिशनल सेशंस जज, उन्होंने वहाँ पे आपके क्रिमिनल के जजमेंट का रिव्यू कर दिया था। एंड फॉर दिस शी वॉज बैकलैश टू बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू। एंड वहाँ पे देन आई गॉट टू नो दैट शी वॉज नॉट अ प्रमोटी जज, रादर लाइक वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट फ्रॉम बार का एग्ज़ाम दे के आया। दैट मीन्स उन्होंने प्रैक्टिस करी, लगभग मिनिमम 7 years की प्रैक्टिस रही होगी, एंड देन आफ्टर सिक्योरिंग अ पोजिशन एज अ जज, चेयर एज अ जज, फिर उन्होंने क्रिमिनल के जजमेंट का रिव्यू किया। तो आई रिस्पेक्टफुली सबमिट दिस, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का इस पर जजमेंट रह चुका है, कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं,
ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमें 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, 7 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस एक बेस्ट क्रीम ऑफ जजेस प्रोवाइड करे. इनफैक्ट व्हाट आई फील इज़ दैट कि आपकी रिगरस ट्रेनिंग होनी चाहिए. 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आप 3 साल के लिए प्रोबेशन पे रखे रहे हो, आप रिगरसली ट्रेन करें जजेस को. आप उनको कोर्ट रूम डेकोरम, कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स को इतने मतलब मन मस्तिष्क में बैठ जाए कि उन्हें समझ में आने लगे कि यार वो जो सीट को सिक्योर किए हैं वो क्या सैंक्टिटी होल्ड करता है, हाउ दे आर सपोज टू बिहेव इन अ कोर्ट रूम. एज वेल एज प्रोसीजरल एंड पर भी उन्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत रहेगी. तो वी हैव लाइक दो स्ट्रीम ऑफ जजेस जो उनको ट्रेन कर सकते हैं. तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि 3 साल या 4 साल की प्रैक्टिस हमें बेस्ट कैंडिडेट प्रोवाइड करेगा. एंड इसके साथ इसमें एक ये चीज़ भी है जिनमें कि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं, लिटिगेशन के लिए हर कोई जा नहीं सकता, क्योंकि लिटिगेशन में जाने के लिए एक तो आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग होना चाहिए. आपकी फैमिली में अगर कोई लिटिगेशन में है या कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उससे हमेशा आपको फ़ायदा होता है. एंड अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो लिटिगेशन कैन नॉट बी अ ल्यूक्रेटिव ऑप्शन फॉर यू. और 3 साल में तो आप कुछ भी नहीं सीख पाते हो. तो आप वहाँ पर प्रोसीडिंग्स ही देख रहे हो, आप फाइलिंग्स ही कर रहे हो, मेनली आप इंटर्न की तरह ही काम कर रहे हो. तो आप कोर्ट प्रोसीडिंग ज़रूर सीख सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उससे गारंटी नहीं है कि आपको सब कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा. तो आई थिंक इस पर भी विचार करना चाहिए. ये मैम मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ. when we had a session with श्री NR माधवन सर, जो अपने नेशनल लॉ स्कूल्स के फादर कहलाते हैं. उन्होंने हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर इस्टेब्लिश किया था. तो वी हैड अ डिस्कशन. तो उन्होंने उस डिस्कशन में बोला था कि नेशनल लॉ स्कूल्स को इस्टेब्लिश करने के पीछे का मेरा आइडिया था बार एंड बेंच को स्ट्रॉन्ग करना. बार को स्ट्रॉन्ग करना बहुत अच्छा आप उनका इनिशिएटिव था, क्योंकि उससे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बहुत सप्लीमेंट मिला. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम देखें कि एज अ मेंबर ऑफ बार हमने जो करियर की ट्रैजेक्टरी देखी है, जो एक फाइनेंशियल ग्रोथ देखी है एडवोकेट्स की, वो बहुत बेयर मिनिमम से स्टार्ट होती है. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो आज की डेट में लीगल एजुकेशन का खर्चा है, आप देखेंगे एक समय था जब नेशनल लॉ स्कूल्स की जो फीस हुआ करती थी वो 8 लाख 10 लाख तक सीमित थी. टुडे पर एनम फीस ऑफ अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लाइक रेंजेस फ्रॉम 2.5 lakhs to 3 lakhs. एंड फॉर दिस हमारे जो बच्चे हैं वो एजुकेशन लोन लेते हैं जिनकी EMI मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये रहती है. तो क्या हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इनिशियली लिटिगेशन में एज अ मेंबर ऑफ द बार बेंच को सपोर्ट कर पाए इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम? दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर आप अगर कर भी लेते हैं, बच्चे स्ट्रगल करके कर लेते हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं, 3 साल 4 साल बाद इफ दे फाइंड कि यार मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल गई, टुडे वेयर आई एम स्टैंडिंग, व्हाट आई एम अर्निंग इज वे मोर देन द अर्निंग ऑफ अ जज, फिर वो क्यों आएंगे बेंच का पार्ट बनने? एग्जैक्टली. फॉर दिस सेकेंड जुडिशियल पे कमीशन ने हमें पे रेस किया, लेकिन ऐसा बच्चा 3 साल 4 साल की प्रैक्टिस के बाद जहाँ पे वो सब कुछ सीख चुका है एंड ही हैज़ अ करियर प्रोस्पेक्ट कि इन कमिंग ईयर्स आई विल बी इन अमंग द टॉप नॉच लॉयर्स ऑफ दिस कंट्री, तो वाई वुड ही जॉइन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? हमने वो ल्यूक्रेटिव ऑफर जो होता था फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स का, वो ही ख़त्म कर दिया. एंड आई थिंक जिनमें इसमें एक चीज़ ये भी है कि शायद लीगल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब एक लॉ स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है आप उसे तभी से तैयार करें लिटिगेशन के लिए भी. अगर आपको लगता है कि जुडिशरी में अच्छा क्राउड आना चाहिए तो आई थिंक बच्चे को इतना थॉट प्रोसेस उसका होता ही नहीं है. Exactly. ना उसे उस तरीके से नॉलेज डिलीवर की जाती है कि वो कंसेप्चुअली साउंड होकर या फिर उस प्रोसेस के लिए तैयार हो जाए. उसको सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया जाता है. तो अगर उसको पहले से ही उस चीज़ के लिए तैयार किया जाएगा कि यार आपको आगे जाके लिटिगेशन करना है, आपको आगे चल के जुडिशरी में जाना है, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमें काफ़ी ये बोला जाता था कि यार लॉ फर्म्स में मत जाओ, जुडिशरी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, लेकिन हमें उसके लिए कोई एड नहीं मिला, हमें उसके लिए कोई हेल्प नहीं की गई कि यार जुडिशरी में पढ़ने के लिए, जुडिशरी को क्लियर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक बहुत हद तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, उन्हें कोई गाइडेंस नहीं है.
उन्हें उस तरह की मेंटोरिंग नहीं मिलती है। तो अगर हम शायद उसको ठीक करें तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट की जा सकती है। मैम, अगर मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द टॉप नॉच लॉ स्कूल्स इन इंडिया हैव बिकम कॉर्पोरेट मशीनरीज। वो कॉर्पोरेट के लिए अपने एजेंट्स को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं श्री एन.आर. माधवा मेनन का जो सपना था बार एंड बेंच के लिए कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करना, वो बहुत दूर होता नज़र आ रहा है। और उस सपने को कहीं से हमें एक उम्मीद थी कि हम उस सपने को पूरा कर सकते हैं बेंच का पार्ट बन के, और वो बेंच का पार्ट बनने का सपना पूरा जा चुका है। हमें कॉलेज लाइफ में जो मेंटोरशिप मिली, तो कॉलेज लाइफ में जो मेंटोरशिप मिलती, दे आर जस्ट आर सीनियर्स। बहुत सीखने मिला, बहुत से सीनियर्स ने हमारे कॉलेजेस में लेगेसी सेट करी, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें वो सीखने की जो चीज़ें होती हैं वो कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, आपके PSUs, इन एंड पे ज़्यादा सीखने के लिए होती है। हमें वो गाइडेंस मिला ही नहीं। हमने खुद एक सपना देखा, हमारे पेरेंट्स ने वो सपने को जीना स्टार्ट कर दिया, और फिर एकदम से वो सपना ख़त्म हो गया। तो हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर है कि हमें लॉ कॉलेजेस में ही सही मेंटोरशिप, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिसके कारण हम थोड़ा सा ट्रैक से हटने लगते हैं। एंड फिर उस चीज़ में जो रही बची कुची कसर थी, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन ऐड ऑन कर दी। एग्जैक्टली। तो आई थिंक जिनमें वही चीज़ है कि जैसे यू जस्ट कोटेड कि तू नहीं तो कोई और सही। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ एंड हो गई हैं या फिर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कारण आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स के पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको अगर जुडिशरी में ही जाना है तो आप दूसरे स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको अपना स्ट्रैटेजी वैसे प्लान करना होगा। आपके लिए नॉलेज गेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली क्लियर होना, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है वो माइंडसेट में क्लियर होना ज़रूरी है। एंड आई थिंक अगर आपने वो कर लिया तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एंड साइड वेज यू शुड ऑलवेज हैव योर बैकअप इन माइंड कि यार ये नहीं तो कुछ और सही। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप अगर कोई एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो आप कुछ और नहीं कर सकते। आई थिंक वी नाउ हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर द सेम, जहाँ पर लोग कहीं और जाकर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। एग्जैक्टली। तो वो आपके लिए बिल्कुल भी एक एम्बार्गो नहीं है कि आप कुछ और नहीं कर सकते। एंड जुडिशरी गोल्ड का हमेशा यही इंटेंशन रहा है कि अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ एनरोल्ड नहीं भी हैं, हम हमेशा टाइम एंड अगेन उनके लिए मेंटोरिंग सेशंस लेकर आते हैं। हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी भी आपको कोई डाउट होता है या लगता है कि यू फील अलोन इन दिस जर्नी, तो आप हमेशा हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि कीप स्टडिंग और बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। जैसा कि शिवानी मैम ने आपको बताया कि जुडिशरी गोल्ड आप लोगों के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स लेता रहता है, तो फॉर दिस वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन हाउ टू स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन, हाउ टू सिलेक्ट योर स्टेट्स। तो अगर अब MP नहीं तो कोई और सही वाला सवाल उठ चुका है, तो जाइए फिगर आउट कीजिए कि वो कोई और सही कौन है। तो उसके लिए यहाँ पर जुडिशरी गोल्ड के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहे आप तक समय पे पहुँच जाए।